चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? चलिए आवाज आ रही है। चलिए साथी दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीडब्ल्यूएससी पेट एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की बुक है। जो कि आप जानते हैं चक्षु प्रकाशन का जो कंटेंट होता है बहुत ही बेस्ट होता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पेड एग्जाम के लिए गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपका मार्केट में आ चुका है। ऑनलाइन मंगाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, मार्केट में लेना है तो मार्केट में भी अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पेड एग्जाम की संपूर्ण गाइड है जो कि आपके सिलेबस के अनुसार आपका है, बहुत ही बेहतर तरीके से। और साथ में इसमें थ्योरी भी पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ साथ इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के बाद उसके क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में इसमें से आपको 6 प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप लोग मार्केट में दोस्तों इस प्रकार के कह सकते हैं बैनर के माध्यम से, मतलब इस प्रकार का बैनर आपको होगा तो उसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मंगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए पेड का जो कह सकते हैं मॉडल पेपर है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है। या तो लिंक के माध्यम से मंगा सकते हैं ऑनलाइन, तो भी आपको दिक्कत नहीं है, आप लोग मंगा सकते हैं, ये आपका है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी गाइड है, तो गाइड में खासियत तो यही है कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको है डिस्क्राइब के साथ दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट, क्या पॉइंट टू पॉइंट समझाया भी गया है। और इसके बाद क्या होगे, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आप लोग सोल्व करेंगे, जिससे आप लोग जो पढ़ेंगे उससे अच्छे से अच्छे रिवीजन आपका होता जाएगा। मॉडल पेपर की अगर बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे आपके पेपर से ही निकाले गए हों, बिल्कुल पेपर में छपे हुए क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं, सेम टू सेम, है ना। यहाँ पर दोस्तों खास बात यह है कि यहाँ पर जो मॉडल पेपर होता है उसके बाद डिस्क्राइब, है ना, क्योंकि समस्या होती है कि हम मॉडल पेपर तो बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके साथ अगर डिस्क्राइब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्क्राइब भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो चक्षु प्रकाशन की इस बुक को ऑनलाइन मंगा सकते हैं या आप मार्केट से भी मंगा सकते हैं। कि मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? चलिए बताइएगा, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा सही क्या हो जाएगा? चलिए जवाब आ रहा है अकबर आ रहा है। और बताइएगा यहाँ पर 72 नंबर में ऑप्शन आ गया है डी नंबर। याद रखिए शेर शाह सूरी, है ना, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, शेर शाह सूरी आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। यहाँ पर बताइएगा कि ऐसे कौन सा जैन विद्वान था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, हेमचंदो, हरविजय और वस्तुपाल और आपके भद्रबाहु। तो जवाब बनेगा आपका बी नंबर। याद रखिएगा कि हरविजय किसकी, तो हरविजय इसका सम्मान बहुत करता था अकबर, ठीक है ना। याद रखिए अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि भी दी गई थी। याद रखिएगा कि हरविजय को जगत गुरु की उपाधि भी यहाँ पर दी गई थी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? चलिए बताइएगा कि कौन सा राजपूत वंश था जो कि अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। यहाँ पर 74 नंबर में 74 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ए नंबर, सिसोदिया वंश, बिल्कुल सही है। आपको याद होगा कि मेवाड़ के शासक थे जो कि आपके सिसोदिया वंश से संबंधित थे, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? चलिए 76 का जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, अकबर ने किसका निर्माण नहीं करवाया था? हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल और आपकी मोती मस्जिद। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर 76 नंबर में ऑप्शन आ गया है डी नंबर, मोती मस्जिद। याद रखिए मोती मस्जिद का निर्माण जो कि आपकी शाहजहां के द्वारा कराया गया था, जो कि आपके 1654 में, कब? 1654 में आगरा के किले में निर्माण हुआ है मोती मस्जिद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया? तो चलिए बताइएगा, मनसबदारी यहाँ पर कह सकते हैं कि व्यवस्था का सूत्रपात किया। यहाँ पर 78 का जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 78 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब देना है। ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, आपके अकबर ने किया था, तो बिल्कुल जवाब सही है, सी नंबर आपका हो जाएगा कि अकबर ने किया था, अकबर ने शुरू किया था। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? चलिए बताइएगा कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। यहाँ पर जवाब देना है और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं 79 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, 1/3 क्या हो जाएगा? तो 1/3 यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अकबर ने जो किया था, अकबर ने किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
चलिए कह रहा आपसे, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? बताइए यहाँ पर कौन कौन मुगल सम्राट रहे हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है? ठीक है, चलिए बताइएगा। चलिए 80 नंबर बी आ रहा है, बाबर और आपके जहांगीर। देखो बाबर ने लिखा था बाबरनामा, ठीक है, बाबर ने लिखा था बाबरनामा और जहांगीर ने लिखा था तुझुके जहांगीरी, ठीक है ना। बाबर ने बाबरनामा और जहांगीर ने तुझुके जहांगीरी लिखा था। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? चलिए बताइएगा कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। यहाँ पर 81 का जवाब देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आपने पढ़ा भी होगा। आपका जवाब आ रहा है सी नंबर जहांगीर आ रहा है, तो सही जवाब है यहाँ पर आपका जहांगीर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी थी? बताइएगा ऐसी कौन सी इमारत है जो पहली इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी थी? यहाँ पर 82 नंबर में। तो ये आपका शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है जो कि यहाँ पर शुद्ध संगमरमर से बनी थी। क्या? शुद्ध संगमरमर से बनी थी, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बनी कहाँ पर है? तो आपके फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है 83 नंबर में। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब, किसमें? यहाँ पर देखो दिया है औरंगजेब ने, तो औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? यहाँ पर सहिस्ता खां, सहिस्ता खां जो कि इनके मामा थे, याद रखिए यहाँ पर सहिस्ता खां को भेजा गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अपने मामा को भेजा था कब? तो आपके 1660 में भेजा था। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन दिया है छत्रपति शिवाजी की किस मराठा घराने से संबंधित थे? छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? 84 नंबर में जवाब देना है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ये भोसले परिवार से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई भोसले, है ना। तो इस प्रकार से शिवाजी की अगर बात करते हैं तो आपके भोसले खानदान से संबंधित है। और जन्म हुआ था कब? तो आपके 1627 में हुआ था। और इन्होंने जो राज तिलक कराया था वो 1674 में कराया था। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। इनकी राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ इनकी क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? पेशवा द्वारा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? चलिए बताइए, जो पेशवा प्रथा थी ये ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी? यहाँ पर याद रखिए बाजीराव सेकंड, ठीक है ना, बाजीराव सेकंड के समय से जो पेशवा प्रथा थी, है ना, ये समाप्त कर दी गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी। मतलब हिंदू स्वराज स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, ये आपका कौन सा अंतिम हिंदू राजा था? 86 में। यहाँ पर आपका छत्रपति शिवाजी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। शिवाजी आपके थे, ठीक है ना, और यहाँ पर अपने आप को हिंदू पादशाही के अंगीकार भी किया था। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? तो 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पर भोसले परिवार से थे, तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो चलिए, भारत का पहला रुपया जो था मुद्रित हुआ, जो कि चांदी का था, और ये किसके शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन सी नंबर शेर शाह सूरी आपका जवाब हो जाएगा। शेर शाह सूरी, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ये एक चांदी का रुपया था जो कि कह सकते हैं कितना वजन का था? तो 178, कितना? 178 ग्रेन का था। ठीक है, 178 ग्रेन का था, चांदी का था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। जवाब आ रहा है बी नंबर, महाराणा प्रताप और आपके अकबर के बीच में। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। चलिए, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे। 90 का जवाब देना है और यहाँ पर याद रखिए आपके ऑप्शन हो जाएगा डी, ये आपके हुमायूं। यहाँ पर देखो दे दिया गया सहयोगी थे, है ना, तो यहाँ पर जवाब देना है डी नंबर, यहाँ पर आपका हुमायूं याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था। चलिए बताइएगा कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। चलिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर, तो 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यहाँ पर पुर्तगाली क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुर्तगाली के द्वारा मारा गया था। याद रखिए पुर्तगालियों के द्वारा मारा गया था 1537 में। ठीक है, और ये गुजरात के बंदरगाह के समय ये क्या कर रहे थे, निरीक्षण करते समय मारा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है। कुल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं कि रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, लेकिन यहाँ पर इनकी जो नगर थी, मतलब इनकी धार्मिक राजधानी क्या थी, तो इनकी धार्मिक राजधानी थी वो थी आपकी अमृतसर। ठीक है ना, तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, राजनीतिक बोले तो आपको लाहौर और अगर धार्मिक पूछे तो आपको अमृतसर आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था। चलिए, यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया। 93 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, ये है आपका बक्सर का युद्ध। याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध जो कि आपका हुआ था कब, तो आपके 1764 में हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक थे शाह आलम सम्मिलित रूप से यहाँ पर अंग्रेजों की सेना से लड़े थे, जो कि अंग्रेजी सेना में थे हेक्टर मुनरो, उन्होंने पराजित कर दिया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित में से द्वारा। मतलब सिख खालसा स्थापित किया गया किसके द्वारा, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है बी नंबर, आपके गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। और कब किया गया था, तो आपका 1699 में। कब, 1699 में यहाँ पर किया गया था। धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे गोविंद सिंह। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला दिया गया है, चलिए हाँ, यहाँ पर पॉइंट आपका आ गया है, जो कि अगला आ गया है ब्रिटिश राज, है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश राज जो दिया है इसके बारे में। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका दिया है ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था। यहाँ पर 28 जवाब दे रहे हैं, और जवाब दीजिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, आंसर आपका जरूर सही होगा। 28 नहीं है भाई, ये 28 नहीं है, ऑप्शन सी है आपके 1849 में। कब, 1849 में। आपको याद होगा कि डलहौजी का शासनकाल याद रखिएगा, डलहौजी के शासनकाल के अनुसार याद रखिएगा, क्योंकि राज्य हड़प की नीति उसी ने स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर 1849 सबका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। तो ये बताइएगा कि जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई कब, 1761 में, उस समय दिल्ली का शासक कौन था। उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। कौन, शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, आपका जवाब राइट हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय का एक नाम और था अली गौहर, इसका एक नाम और था, जो कि नाम पूछा जाता है अली गौहर का नाम से कौन था, तो अली गौहर इसका नाम था, अली गौहर आपका हो जाएगा, अली गौहर। ठीक है ना, अली गौहर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका आंसर भी दिया गया है कि कैरा से 1651 में क्या दिया है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। तो याद रखिएगा यहाँ पर बंगाल में कहाँ पर, तो कासिम बाजार में। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन कि मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ
के नवाब थे? बताइएगा। यहाँ पर देखो दिया है मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। ये जो आपके नवाब थे कहाँ के थे? तो आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर आपके सिराजुद्दौला को तो आप लोग जानते होंगे, मान लो दो को नहीं जानते हो तो और तो जानते ही होंगे। यहाँ पर आपके हो जाएंगे बंगाल के। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा, कह रहे हैं आपसे यहाँ पर आपके बंगाल से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? बताइएगा कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को उखाड़ फेंका। तो बताइएगा यहाँ पर 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 99 का ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है वांडीवास की लड़ाई। तो वांडीवास की लड़ाई ऑप्शन आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? तो आपके 1760 में, और 1760 में से ही फ्रांसीसियों का कार्य यहाँ से समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है अंग्रेजों का शासन एक सूर्योदय के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? यहाँ पर सी नंबर राजा राम मोहन राय। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर राजा राम मोहन राय आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, आपका यहाँ पर सी आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? इतना आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर राजा राम मोहन को पैगंबर के साथ साथ तथा नए भारत के पैगंबर के साथ साथ और भी नाम पुकारे जाते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रवाद है ना, और पुकारा जाता है यहाँ पर नव जागरण का अग्रदूत। ठीक है, नव प्रभात का तारा। ठीक है, नव प्रभात का तारा, नव जागरण का अग्रदूत, पैगंबर, पुनर्जागरण का पिता, कई नामों से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही जरूरी था, जिसके बारे में आपने पढ़ा। अब आते हैं हम लोग अपने स्पीड के साथ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था तो थोड़ा सा स्पीड लाने में समय लगता है। चलिए बताइएगा कि द लायन मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? बताइएगा, यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? द लायन मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? 101 का ऑप्शन देना है और जवाब आ रहा है सैयद अहमद खां, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर, याद रखिएगा ये है सैयद अहमद खां का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारतीय किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? यह आपके मॉडल पेपर में देखने को मिला होगा, यही क्वेश्चन सेम टू सेम। क्लियर है ना? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करते हैं। 102 का ऑप्शन इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था, याद रख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर आपको याद होगा कि आपके वारेन हेस्टिंग को चूहा और नेवला एक झूठ बैलों का ठेकेदार, मतलब कई नाम से संबोधित किया गया है। ये जो आपका वारेन हेस्टिंग है इसको कई नाम दिए गए हैं, जैसे पहला नाम आपको बता रहे हैं चूहा और नेवला, दूसरा एक था एक झूठ बैलों का ठेकेदार, अन्याय का मुखिया, कई नामों से संबोधित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था? बताइएगा, ऐसा कौन सा राज्य था जिस पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति का प्रयोग नहीं किया गया? तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपको बन जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर सतारा। चलिए बिल्कुल जवाब यहाँ पर बनेगा सतारा या पंजाब। चलिए सतारा या पंजाब, तो काफी लोग सतारा दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, तो आपका ए नंबर तो होगा नहीं, फिर कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर पंजाब। याद रखिएगा यहाँ पर जो सतारा है ये तो पहला ही विलय हुआ था, है ना। राज्य हड़प नीति के तहत जो सतारा था ये तो पहले ही आपका हो गया था। याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, पंजाब राज्य को हड़प नीति के तहत यहाँ पर नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पर एक कह सकते हैं कि कब्जा, मतलब किस प्रकार से कब्जा के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहाँ पर आपसे अगला दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन है कि मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर सही जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 104 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर 10 मई 1857। क्या 10 मई 1857 ऑप्शन बनेगा सी नंबर। याद रखिएगा विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पर 10 मई 1857 ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए 1857 की क्रांति के दौरान गोरखपुर से किसने कमान संभाला था? चलिए बताइएगा गोरखपुर से कमान जो संभाला वो किसने संभाला था? 105 नंबर में कौन सा बनेगा? 105 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर याद रखिए डी नंबर बनेगा। ये है आपके गजाधर सिंह। कौन है? तो आपके गजाधर सिंह है, जो कि गोरखपुर से इन्होंने कमान संभाली थी। ऑप्शन डी नंबर राइट बनेगा। ठीक है, डी नंबर आपका बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी?
चलिए बताइएगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कब हुई थी, डेट आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, 1858 तो पता है ना, लेकिन आपको डेट याद रखिएगा कि 17 जून, क्या 17 जून 1858, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि लगभग काफी लोगों के जवाब यहाँ पर सही आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आप देख पा रहे होंगे वो कुछ आपके यहाँ पर विद्रोह हैं जिनका यहाँ पर कह सकते हैं क्या किया गया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इनका नेतृत्व किया है ना। तो देखिएगा पहला पॉइंट दिया है डुम्पा डोरे, ये कोया विद्रोह है ना। यहाँ पर आपका कोया विद्रोह, इसका आपका 3 हो जाएगा। ईशान चंद्र राय ने क्या किया था, ईशान चंद्र राय ने पावना विद्रोह का समर्थन किया, अर्थात कह सकते हैं नेतृत्व किया था, इसका 4 हो जाएगा। बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो इन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया, इसका 2 हो जाएगा। और राधा कृष्ण दंडसेन ने, याद रखिएगा, इन्होंने सबर विद्रोह का यहाँ पर नेतृत्व किया, तो इसका 1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो गया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है। विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में, मतलब देखा जाए सबसे ज्यादा सुधार है ना किसके समय, लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार किसे माना जाता है, तो याद रखिए कृषि सुधार को माना जाता है। किसे, कृषि सुधार को माना जाता है। खास करके इन्होंने यहाँ पर अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध के बारे में यहाँ पर बताया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना, एग्रीकल्चर फार्म। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था। ये बताइएगा, जो खुली प्रतियोगिता आपकी है इंडियन सिविल सर्विसेज है ना, तो भारतीयों के लिए प्रवेश के लिए यहाँ पर किसने संभव बनाया। यहाँ पर आपके ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, डलहौजी, मेयो या आपका रिपन। जवाब क्या बनेगा 109 नंबर में, तो याद रखिए डलहौजी है ना। यहाँ पर आपको याद होगा कि जो आपका 1853 का कौन सा, यहाँ पर 1853 का जो आपका चार्टर एक्ट आया था, इसी में से इंडियन सिविल सर्विसेज की नियुक्तियों के प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था इन्होंने कराया था है ना। तो इस प्रकार से याद रखिए उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो डलहौजी था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये किस चार्टर एक्ट के से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था। अर्थात इसके पहले क्या था कि चीन के साथ व्यापार होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन यहाँ पर एक चार्टर एक्ट आया जिसमें से इसके व्यापार आपके क्या हो गए, एकाधिकार समाप्त हो गए। ये था आपका चार्टर एक्ट आपका 1833, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है यहाँ पर कि मैं हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्तांतरित की गई थी। कुल मिला के देखा जाए कि यहाँ पर कह सकते हैं कौन सी ईस्वी में, कौन से सन में हैदराबाद के निजाम के साथ पहली सहायक संधि की गई थी। डेट याद रखिए 1798, कब 1798, डेट आपका बन जाएगा बी नंबर कि 1798 में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्तांतरित की गई थी और वेलेजली द्वारा शुरू की गई थी। याद रखिए सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, तो आपके वेलेजली ने किया था, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहां पर याद रखिए ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए हैदराबाद के बाद मैसूर, मैसूर के बाद अवध, इसके बाद बरार के जो आपके भोसले, सिंधिया, जोधपुर, मतलब कई ऐसी सहायक संधि से इनको जूझना पड़ा था, तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन आ गया है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो ये बताइएगा, जब ये बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर युद्ध होने के बाद एक सहायक संधि हुई और सहायक संधि के तहत यहाँ पर एक भुगतान के लिए बोला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को कितने रुपए भुगतान देंगे। याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सबका आ रहा है बी नंबर, तो चलिए ऑप्शन को बी को आपको लॉक करते हैं। यहाँ पर 26 लाख रुपए, कितने 26 लाख रुपए यहाँ पर संधि हुई थी, तो 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया था कंपनी ने मुगल बादशाह को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये मिलान यहाँ पर करना है, मिलान करना है। चलिए यहाँ पर देखिए कोई ऐसे आपके प्रतिबंध थे जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। कह रहे रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर क्या किया, तो देखिएगा रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर जो किया था क्या कि बंगाल में द्वैध शासन, क्या रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन, इसका आपका 3 हो जाएगा। और विलियम बेंटिंग ने क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर लाए थे, तो इसका आपका 4 हो जाएगा। और चार्ल्स मेटकाफ
जो चार्ल्स मेटकाफ थे, इन्होंने क्या दिया, इनका योगदान किससे था, इनका योगदान था प्रेस प्रतिबंधों को हटाना, अर्थात जो प्रेस में प्रतिबंध थे वो आपके हटा दिए गए, इसका 1 हो जाएगा। और लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन के साथ लॉर्ड कर्जन जुड़े हुए हैं, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 4 1 2 ऑप्शन आपका पहला ही राइट हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाइए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू की थी। चलिए बताइएगा, स्तंभरारी बंदोबस्त जो लागू किया वो किसने लागू किया था। चलिए यहां पर देखिएगा आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ये क्या है, एक भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है ना। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉर्नवालिस थे, कौन, तो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, याद रखिएगा। कि आपकी स्तंभरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं आपकी बीसौदासी, ये सभी प्रकार के अन्य अनेक नामों से इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक इस क्षेत्र में ये आपकी लागू हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो चलिए, आपने 1857 की क्रांति पढ़ा है और आपके टॉपिक में स्पेशल टॉपिक आपको दे दिया गया है। स्पेशल आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा 1857 के बारे में, डिटेल से आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे हमने वीडियो बना दिया है तो आप लोग बोर्ड के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिसंबर, अर्थात ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका हो जाएगा कि दिसंबर 1856 में, याद रखिएगा ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन चलिए कह रहा है मंगल पांडे की घटना जो घटित हुई थी ये कहां से घटित हुई थी। मंगल पांडे की घटना जो घटित हुई ये कहां से घटित हुई, यहां पर जवाब देना है। चलिए 16 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बैरकपुर से, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, बैरकपुर में आपकी घटना ये घटित हुई थी। आपको याद होगा 29 मार्च, क्या 29 मार्च डेट याद रखिएगा, ये 29 मार्च 1857 को, ठीक है 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना आपकी कौन थी। तो ये बताइए पहली घटना जो आपकी थी ये कौन थी आपकी 1857 स्वतंत्रता संग्राम की। चलिए यहाँ पर दिया है कानपुर में विद्रोह, नाना साहब का नेतृत्व संभालना, क्या ये पहले आपकी घटित थी। फिर दिया गया बेगम हजरत द्वारा अवध का नेतृत्व, ये भी नहीं है। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन जो सी नंबर है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किलों पर पहुंचना ये इनकी पहली घटना की होती है, याद रखिएगा। ठीक है, 11 मई को ये पहुंच गए थे, दिल्ली से मेरठ आपके पहुंच गए थे, ठीक है ना। और अपने जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय से अपील किया था, है ना, उनको कहा था नेतृत्व करने के लिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है। बताइएगा कि जो महारानी लक्ष्मीबाई हैं इनका जन्मस्थली इनमें से कौन सा हो जाएगा। 118 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, याद रखिए वाराणसी है। यहां पर पूछा गया है, यहां पर इनका पूछा है जन्मस्थली, जन्मस्थली क्या है, यहां पर वाराणसी है, याद रखिए वाराणसी आपका हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर आपसे पूछे कि जो लक्ष्मीबाई थी इनके बचपन का नाम क्या था, तो मणिकर्णिका, क्या इनका मूल नाम था मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। क्लियर है ना। और इनका जो जन्म हुआ वो वाराणसी में, जो कि गोलघर आपने सुना होगा, गोलघर, ये जन्म हुआ था कब, तो 1835 में। कब, 1835 में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता इनमें से कौन था। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से कौन हो जाएगा। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। चलिए 19 को ऑप्शन आ रहा है, यहां पर ऑप्शन आ रहा है खान बहादुर खान, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। ये थे आपके खान बहादुर खान को बरेली ने अपना एक नवाब चुना था, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया क्वेश्चन यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो चलिए बताइएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ पर स्थित है। फटाफट जवाब देते रहिए। अगर आपको जवाब आ रहा है तो आप तुरंत जवाब दीजिए, नहीं आ रहा है तो आराम से सुनते जाइएगा, ठीक है।
तो चलिए जवाब आ रहा है ग्वालियर, बिल्कुल सही है। याद रखिए कहां पर है, तो आपकी ग्वालियर में है। ऑप्शन डी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है यहां पर कि महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। ये बताइएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना जो करना पड़ा, ये किससे सामना करना पड़ा था। आपको याद होगा कि यहाँ पर एक व्यक्ति थे, कौन, आपके यूरोज। कौन, यहाँ पर यूरोज, जिन्होंने कहा था, एक शब्द भी कहा था कि आपके औरतों में अर्थात भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली आपकी मर्द है ना। तो ये कहा था आपके यूरोज ने। तो इससे आपको यहाँ पर पॉइंट याद भी रख लेना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। ये टॉपिक आपके स्पेशल दिया गया है। तो स्पेशल का मतलब है कि एक क्वेश्चन तो आपका 100% है कि 1857 से पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब दे रहे हैं। यहां पर आपका ऑप्शन, चलिए अवध, चलिए बिल्कुल सही है। बेगम ऑफ अवध, अर्थात यहां पर जो लखनऊ में नेतृत्व किया था वो आपके बेगम अर्थात बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है ना। और याद रखिए एक पॉइंट पूछ ले कि लखनऊ में विद्रोह कब हुआ था, तो 4 जून को। कब, तो 4 जून को हुआ था, 4 जून को, जो कि 1857, ठीक है, 4 जून 1857 को यहां पर विद्रोह हुआ था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि आप लोगों का जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका डी नंबर, तात्या टोपे। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिएगा तात्या टोपे होंगे। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। डी नंबर राइट हो जाएगा। धोखा किसने दिया था, इनके मित्र का नाम था यहां पर क्या, तो मान सिंह था, ठीक है। मान सिंह जो नाम था, मान सिंह इनके दोस्त थे, उन्होंने ही क्या किया, इन्हें धोखा दे दिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा कि कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह जो संबंधित थे ये कहां से संबंधित है, आप सभी को याद होगा यहां पर आपके बिहार से, है ना, बिहार के आरा से यहां पर ये नंबर राइट। चलिए क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। यहां पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के यहां पर क्वेश्चन आपको सामने यहां पर आ गए हैं। कह रहे वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था। तो बताइएगा, क्योंकि अब 5 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं, तो अच्छे से यहां पर ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया। तो चलिए अभिनव भारत का जो गठन किया वो किसने किया था। यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा, तो सही जवाब इनमें से क्या बनेगा, तो चलिए 1 का ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका वी.डी. सावरकर। तो देखिए बिल्कुल सही है, आपका जवाब ये हो जाएगा वी.डी. सावरकर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। ये पॉइंट को आपको याद रखिएगा। इन्होंने 1889 में नासिक महाराष्ट्र में एक मित्र मेला नामक संगठन किया था बाद में, जो कि अभिनव भारत का नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। बताइएगा मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास किया गया वो कब किया गया था। याद रखिएगा डेट है आपकी 1908। क्या 1908 इसका राइट आंसर बनेगा। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, 1908 हो जाएगा। आपको याद होगा खुदीराम बोस और आपके कौन थे, प्रफुल्ल चाकी थे, जिन्होंने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड क्या हुए थे, बच गए थे दुर्भाग्य से, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। यहां पर बताइएगा आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए यहां पर आपके भगत सिंह भी आपके शामिल थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, यहां पर राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, लेकिन यहां पर जो आपके शिव वर्मा है, कौन, शिव वर्मा इसमें से आपके शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहां पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न पंक्तियों को किसने लिखा था। बताइएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुओं कातिल में है। तो चलिए जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा, और देखते हैं कौन कौन इस
बार पीटी को क्वालिफाई करने वाला है। बचे हुए दिनों में कितना मेहनत कर पाता है, और अगर आप इन बचे दिनों में अब मेहनत करते हैं तो पीटी आपकी निकल जाएगी, और पीटी निकल गया तो समझो कि हर एक काम आपके बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए 4 का ऑप्शन लॉक करना है। यहां पर जवाब हो जाएगा ए नंबर। ये आपके राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपके बिस्मिल थे, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया भगत सिंह का स्मारक कहां स्थित है। भगत सिंह का जो स्मारक है ये कहां पर स्थित है, तो चलिए भगत सिंह जो कि फिरोजपुर में है, कहां पर है, फिरोजपुर में है, याद रखिएगा। 23 मार्च को हजारों लोग यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा, अगर आपको पहली बार पढ़ रहे हैं तो नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। तो चलिए यहां पर किसे, कौन से क्रांतिकारी थे जिसे फांसी नहीं हुई थी। यहां पर जवाब आ रहा है बटुकेश्वर। चलिए आपने अच्छे से तैयारी किया है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, आपने सभी मॉडल पेपर को पढ़ा है। यही क्वेश्चन आपका था बटुकेश्वर, है ना, कौन, तो आपकी बटुकेश्वर को यहाँ पर कह सकते हैं कि फांसी की सजा नहीं हुई थी, याद रहेगा। इतना तो आपको याद है कि यहाँ पर 23 मार्च 1931 को यहाँ पर राजगुरु सुखदेव, है ना, इनको मौत की यहाँ पर सजा सुनाई गई और इन्हें फांसी की सजा दी गई 23 मार्च 1931 को, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर जो बटुकेश्वर थे ये कहाँ चले गए थे, बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा दे दिया गया था और इन्हें सेल्यूलर जेल में भेजा गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो सेल्यूलर जेल है, क्या जो आपकी सेल्यूलर जेल है वो कहां पड़ती है, याद रखिए अंडमान में। कहां पर, अंडमान में पड़ती है सेल्यूलर जेल, जहां पर काला पानी की सजा होती थी, याद रखिएगा। वहां से कोई व्यक्ति वापस नहीं आ पाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था। चलिए यहां पर बताइएगा कि किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। मतलब अगर आप विदेशी वस्तु की बर्बादी करोगे तो इनके लिए व्यवहार हो जाएगा, सर्वोत्तम व्यवहार होगा। ये महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी वस्तुओं को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ क्या है, सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित ब्रिटिश उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक क्या समझता था। चलिए बताइएगा, ये ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा यहां पर कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था ना। यहाँ पर जो ब्रिटेन था वो भारत को एक क्या करता समझता था, निर्मित वस्तुओं का एक बड़ा बाजार समझता था। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि गांधी जी ने इसका बहुत ही भयंकर यहाँ पर विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नौआखिली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। यहाँ पर देखो दिया है नौआखिली काल, है ना। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी, ये प्यारे लाल थे, कौन, तो ऑप्शन सी बनेगा। यहाँ पर जो प्यारे लाल है, याद रखिएगा, ये नौआखिली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन थी एक सुशीला नैयर, जो कि गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी, है ना। जो गांधी जी की जो चिकित्सक थी वो इनकी बहन थी, कौन, सुशीला नैयर, ठीक है ना। क्लियर है आपका। और यहाँ जो प्यारे लाल हैं वो गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे लाल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। यहाँ पर जवाब देना है आपका 10 नंबर में, जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, कह रहे प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। ऑप्शन के अनुसार लगाएंगे तो आप तुरंत जवाब लगा सकते हैं। यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब आ रहा है, यहाँ पर देखो आपको बताया भी था कि वाई कोम, है ना, कौन सा विद्रोह है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वाई कोम सत्याग्रह, है ना। ये जो मंदिर में प्रवेश से संबंधित था, क्या मंदिर में प्रवेश संबंधी सत्याग्रह था, जो कि गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, है ना। जबकि आपको पता है खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह सहयोग में इन्होंने नेतृत्व किया था। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। यहाँ पर जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा 11 नंबर में। तो देखिए खेड़ा की अगर बात करते हैं, खेड़ा आपकी 1918 में हुई थी, है ना। खेड़ा कब हुई थी, तो आपके 1918 में हुआ था, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो ये आपकी 1930 में हुआ था। कब, 1930 में हुआ था, 30 में हुआ था।
और असहयोग आंदोलन, ये आपका असहयोग आंदोलन 20 में हुआ था, 1920 में हुआ था। और इसके बाद चंपारण, ये 17 में हुआ था। तो देखो कितना इजी था, मतलब देखा जाए ये क्वेश्चन जो आपके हैं इसी से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर जो चंपारण है कौन है, सबसे पहले घटना कौन सी घटी, तो चंपारण घटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, चंपारण 1917 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बंग भंग का उद्देश्य क्या था। बंग भंग का उद्देश्य इनमें से कौन था, यहां पर जवाब देना है। और आपका जवाब आ रहा है बंग भंग, ऑप्शन बनेगा। देखिएगा, कह रहा आपसे मुसलमानों की मांग मानना, या हिंदुओं और मुस्लिमों को संतुष्ट करना, या विद्रोह को दबाना, या पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में तनाव करना। बिल्कुल सही है, बात आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा कि पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को विभाजन करना और हिंदू मुसलमान तनाव। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है, क्यों। बताइएगा कि 1916 का यहाँ पर लखनऊ जो समझौता था वो थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हैं इनके लिए एक प्रकार से देखा जाए समझौता था, विशिष्ट रूप से था, ऐसा क्यों। क्योंकि 1916 में क्या हुआ था कि जो आपके कांग्रेसी के दोनों समूह थे, गरम दल और आपका नरम दल, दोनों ही दल क्या हो गए थे, आपस में मिल गए थे। इनके बीच जो मतभेद था उसमें सुलझाव हो गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। नोट रखिएगा, यहाँ पर 1916 की बात किया है। ये अलग कब हुए थे, तो आपके 1907 में अलग हुए थे। 1907 का कहाँ हुआ था, तो आपकी सूरत देखा और अलग हो गए। तो यहाँ पर सूरत में अलग हुए थे और लखनऊ में क्या हो गए, यहाँ पर मिल गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राजद्रोही फकीर अर्थात यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया था। यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा समझिए। कह रहा आपसे कि राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध जो किया था वो किसने किया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने, लॉर्ड लिथगो ने, या यहाँ पर आपके विंस्टन चर्चिल। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा कौन सा, सी, विंस्टन चर्चिल थे, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा विरोध किया था और इन्होंने देशद्रोही फकीर भी कहा था, है ना। जो कि आपको याद होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहा गया था, मतलब कहा था इन्हें देशद्रोही कह सकते हैं फकीर कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील साबित होगी अर्थात सिद्ध होगी। तो ये किस नेता ने कहा था। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा। ऑप्शन आ रहा है बी, लाला लाजपत राय। तो जवाब सही है, नोट करिएगा भाई, जितने लोग जुड़े हैं नोट करिएगा, लाला लाजपत राय आपका जवाब राइट हो जाएगा। घायल होने के बाद, यहाँ पर कह सकते हैं इस वाक्य को घायल होने के बाद लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, जिन लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपका सामने आ गया है कि निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। ये भारतीय जागृति का जनक किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आप लोग जवाब सही दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इस प्रश्न का आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय यहाँ पर जवाब हो जाएगा। हमने बताया कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, नव भारत का तारा कहा जाता है। ये 4-5 नाम इनके बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। चलिए लॉक करिए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। चलिए यहां पर जवाब देना है और आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा। कह रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए बिल्कुल सही है, आपको ऑप्शन से यहाँ पर लॉक करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। क्लियर है, इतना पॉइंट आपको सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, और याद रखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी। व्यायाम मंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो थोड़ा सा यहाँ पर नया प्रश्न आपको मिल रहा होगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर, तो याद रखिए व्यायाम मंडली या व्यायाम मंडल की स्थापना जो की गई थी ये आपकी महाराष्ट्र में की गई थी, व्यायाम मंडल की स्थापना। ठीक है ना,
और इसका उद्देश्य था कि नौजवानों को संगठित कर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देना, है ना। जो जितने भी नौजवान इधर उधर घूमते थे, मसाला खाए, है ना, उनको क्या करते, इकट्ठा करना है और उनको शिक्षा देना है। कैसा? अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने के लिए यहाँ पर व्यायाम मंडल की स्थापना की गई थी, याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया है कि 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। ये बताइएगा कि आपके जो चटगांव शस्त्रागार में छापा किया उसका नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व करने वाले यहाँ पर कौन व्यक्ति थे 19 नंबर में? तो चलिए जवाब आ रहा है गणेश घोष, याद रखिएगा गणेश घोष ने किया था। यहाँ पर जो भरा जाएगा वो आपका बी भरा जाएगा कि गणेश घोष ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है ना, क्लियर है आपका। चटगांव की जो कि वर्तमान में चटगांव कहाँ पड़ता है, आपके बांग्लादेश में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, वहां पर पुलिस और जो सहायक बलों के शस्त्रागार थे, है ना, शस्त्रागार को क्या कर सकते हैं, लूटने का प्रयास किया था, है ना, और काफी देखा जाए अंजाम भी दे दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर 1917 का सत्याग्रह गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 20 नंबर में और 20 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर चंपारण। क्या? चंपारण, जो कि 1917 में था, है ना, और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी ये आपका आया था। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की जो मांग हुई, है ना, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में यहाँ पर जो की गई पाकिस्तान की मांग वो कब की गई थी? डेट आपको याद होगा यहाँ पर 1940 में। कब? तो आपके 1940 में। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिए कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का मतलब प्रस्ताव पारित किया गया था। और अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता है वो कौन है, तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता है चौधरी रहमत अली। कौन? तो आपके रहमत अली है, याद रखिए रहमत अली, चौधरी रहमत अली आपका है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है मैकमोहन रेखा के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया। तो अब आपको यहाँ पर याद आ गया होगा हेनरी मैकमोहन 1914, है ना, ये तिब्बती क्षेत्र आपका है और यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा 22 नंबर में। और 22 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका भी शिलांग, शिमला। ठीक है, शिमला, यहाँ पर शिमला आपका जवाब हो जाएगा। ये शिमला में संधि पत्र हुआ था, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? चलिए लॉक करिए, इस प्रश्न का सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर डी, सर सैयद अहमद खां। क्या? सर सैयद अहमद खां, बिल्कुल जवाब सही है। यहाँ पर आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां के थे। ठीक है, याद रहेगा। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब? तो आपके 1875 में सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना किया था, जो कि एक मुस्लिम शिक्षा का केंद्र था। क्या? मुस्लिम शिक्षा का केंद्र भी था। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कौन सा? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? चलिए बताइएगा कि बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। यहाँ पर जवाब जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 24 को ऑप्शन देना है, आपका सही जवाब क्या बनेगा। तो चलिए जवाब आ रहा है, देखो बुनियादी शिक्षा जो कि देखा जाए अपनी वर्धा योजना में जो कि प्रस्तुत किया गया था, यहाँ पर जो ऑप्शन है सी आपके कौन? महात्मा गांधी, इन्होंने बुनियादी शिक्षा पर विचार यहाँ पर रखा था। ठीक है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम क्या था? तो चलिए 26 का जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर सभी का आ रहा है, कह रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं, याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, इतना पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ से देखो एक पॉइंट ये बनता है कि गांधी जी ने जो शुरुआत किया था दांडी यात्रा की शुरुआत कब किया था, तो याद रखिए 12 मार्च 1930 को। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया किसने कहा था। चलिए यहाँ पर बताइएगा, कह रहा है किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। चलिए किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह शब्द किसने कहा है?
तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, यहां पर आपके गांधी अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी आपका जवाब राइट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का मूल मंत्र क्या था, तो गांधी जी का मूल मंत्र था सत्य और अहिंसा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांधी को माना जाता है, गांधी को माना जाता है, क्या माना जाता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए 28 नंबर में लॉक करते हैं। यहां पर देख सकते हैं जवाब आ रहा है यहां पर दार्शनिक अराजकतावादी, है ना। तो याद रखिएगा बिल्कुल सही लिखा गया है कि गांधी जी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। तो जिसका जवाब यहां पर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर यहां पर आपका है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे 29 नंबर में। तो चलिए यहां पर जवाब आ रहा है ऑप्शन सी अरविंद घोष, बिल्कुल सही है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में मिलते हैं, है ना। तो चलिए यहां पर जवाब आ गया है ऑप्शन सी अरविंद घोष आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इन्होंने एक पत्र का भी संपादन किया था, वंदे मातरम। क्वेश्चन पूछा गया था एक मॉडल पेपर में कि वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन किसने किया, वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन अर्थात संपादन जो किया था, संपादन वो किसने किया था, तो आपके अरविंद घोष ने ही किया था। क्लियर है, इतना सभी पॉइंट आपको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आ गया है कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, ये शब्द जो कहा है वो किसने कहा था। तो यहां पर जवाब के थे अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। गांधी जी की हत्या के पश्चात अफसोस व्यक्त करते हुए इन्होंने कहा था, ठीक है, अफसोस व्यक्त किया था, याद रखिएगा, अफसोस व्यक्त करते हुए ये लाइनें उन्होंने बोला था। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो नया क्वेश्चन इसे नोट कर लीजिएगा, जो भी नया क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।